हेलो दोस्तों, फाइव पैसा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको तो याद ही होगा कि हमने कुछ दिनों पहले आपको 2023 में आने वाले आईपीओस के बारे में बताया था। उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारी क्वेरीज आई अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ में अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर समझेंगे कि आईपीओ होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने का मौका देती है। आईपीओ में कंपनी फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करती है डिपेंडिंग ऑन प्रमोटर को कितना स्टेक सेल करना है। आईपीओ में अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे एंड आईपीओ खत्म होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है और आप कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। आईपीओ के लिए कंपनी को सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है और कई सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस को भी पूरा करना पड़ता है। नॉर्मली कंपनी तब आईपीओ लाती है जब उसे अपने एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। हालांकि कुछ कंपनीज प्रमोटर्स या उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कम करने के लिए भी आईपीओ का रास्ता अपनाती हैं, जिसे मार्केट की भाषा में ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी कहते हैं। आईपीओ वैसे तो सिर्फ फ्रेश शेयर्स का होता है, बट कंपनी केवल आईपीओ ला सकती है, आईपीओ और ओएफएस साथ में कर सकती है और सिर्फ ओएफएस भी कर सकती है। बट बेसिक भाषा में जब भी कंपनी पहली बार एक्सचेंज पर लिस्ट होती है उसे हम आईपीओ ही कहते हैं। आईपीओ कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पहले इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज के आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए थे उन्हें आज हजारों गुना प्रॉफिट हो चुका है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि अच्छे बिजनेस प्लान्स और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों के शेयर्स में आईपीओ के बाद उछाल आने की उम्मीद होती है, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। साफ है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने पर आईपीओ इन्वेस्टर्स को उन इन्वेस्टर्स से ज्यादा फायदा होता है जो आईपीओ के बाद शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि आईपीओ के बाद अच्छी कंपनी और अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर्स महंगे हो जाते हैं। अगर आईपीओ प्राइस मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो अक्सर लिस्टिंग के बाद उस शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं और आईपीओ इश्यू प्राइस से कम हो जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को घाटा झेलना पड़ता है। इसलिए हमेशा आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के मुकाबले आईपीओ प्राइस ज्यादा या ओवर वैल्यूड है तो आप आईपीओ में पैसा नहीं लगाएं। अगर आप खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा उठाने में कंपनी को क्या फायदा होता है। लोन के मुकाबले आईपीओ से उठाया गया पैसा कंपनीज को काफी सस्ता पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि कंपनीज को घाटा हो या मुनाफा लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, जबकि आईपीओ के बाद कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना जरूरी नहीं होता है। इसका कारण ये है कि शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं और कंपनी का प्रॉफिट या लॉस उनका भी प्रॉफिट या लॉस होता है। चलिए अब आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ एप्लीकेशन की जरूरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। आपका किसी रजिस्टर्ड डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और इसके अलावा आप बैंक अकाउंट और पैन कार्ड के बगैर भी आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे कि आपका बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक्ड होना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए। अगर आप नेट बैंकिंग के अलावा किसी दूसरे तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो यूपीआई आईडी होना भी जरूरी हो जाता है। आईपीओ एप्लीकेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आईपीओ के बाद उन शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी होना जरूरी होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर आईपीओ एप्लीकेशन के 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन में आप खुद इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं या किसी ब्रोकर या फिर थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन का। इसके लिए आपको आईपीओ की सुविधा उपलब्ध करने वाला बैंक चाहिए या ब्रोकर के ऑफिस जाकर भी आप फिजिकली फॉर्म भर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस की और डिटेल्स जानने से पहले ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपको आईपीओ में X नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई करने के लिए 4000 रुपए देने हैं
और आपके बैंक खाते में 5,000 रुपए अवेलेबल हैं। अंडर ASBA, योर बैंक विल ब्लॉक 4,000 रुपीज ऑन योर एप्लीकेशन after you accept the mandate request. That amount will remain blocked till the completion of the IPO allotment process. आसान शब्दों में एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से IPO के अलॉटमेंट तक आप अपने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए में से सिर्फ 1,000 रुपीज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 4,000 रुपीज आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अलॉटमेंट के बाद अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपके अकाउंट में से वो शेयर्स की कुल कीमत यानी 4,000 रुपीज डेबिट हो जाएगी। डेबिटेड अमाउंट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू यू। दूसरी तरफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर आपको एक भी शेयर अलॉट नहीं होता है तो बैंक ब्लॉक की हुई राशि को अनब्लॉक कर देगा। अब IPO एप्लीकेशन के समय आपको याद रखना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ही फिक्स करती है, जो लॉट्स में होता है। एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये भी कंपनी तय करती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो एक लॉट का जो अमाउंट होता है वो करीब 15,000 रुपए के आसपास होता है, एंड उस हिसाब से लॉट साइज डिसाइड हो जाती है। अब ऑनलाइन IPO एप्लीकेशन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, IPO के टैब पर क्लिक करें, वहां आपको खुले हुए IPOs के नाम दिखेंगे। अपना रिक्वायर्ड IPO चूज करें और अप्लाई पर क्लिक करें। उसके बाद वहां आपको डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ लॉट्स, बिड प्राइस और कट ऑफ ऑप्शन, डीमैट अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी डिटेल्स एक्सेट्रा। गलत या अधूरी इंफॉर्मेशन से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखें। आमतौर पर नेट बैंकिंग मोड में आपका नाम, पैन कार्ड, नेशनलिटी, एड्रेस पहले से ही भरा हुआ दिखेगा और उसे आप बदल नहीं सकते। आखिर में आपको ASBA के जरिए अमाउंट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है और फिर उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। दूसरा ऑनलाइन ऑप्शन है कि आप ब्रोकर या फिर किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें, IPO सिलेक्ट करें, पहले की तरह नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नंबर ऑफ लॉट्स, बिड प्राइसेस और कट ऑफ प्राइस जैसी सारी डिटेल्स भरें और साथ में UPI ID भी फिल करें। फॉर्म पूरा करने के बाद आप उसे सबमिट कर दें। इसके बाद आपके पास ASBA के अंडर अमाउंट ब्लॉक करने के मैंडेट को एक्सेप्ट करने का मैसेज आएगा। आपको इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, वरना एप्लीकेशन अधूरी रहेगी और रिजेक्ट हो जाएगी। IPO के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ना सिर्फ आसान है, इसमें आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है। 5paisa के ऐप पर भी आप कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Log in to your 5paisa account and select the issue in the current IPO section. Enter the number of lots and price at which you wish to apply for that IPO. Enter your UPI ID and click on submit. With this, your bid will be placed in the exchange. You will receive a mandate notification to block your funds in your UPI app. Approve the mandate request on your UPI and that fund will be blocked. अब बात करते हैं ऑफलाइन IPO एप्लीकेशन की। ऑफलाइन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप NSE या BSE की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक की ब्रांच या फिर आपके स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस से भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी, कैंसिल चेक और एड्रेस प्रूफ को अटैच करना होता है। एप्लीकेशन मनी के लिए आप चेक भी दे सकते हैं एंड अप्लाई करते समय कंफर्म कर ले कि आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है। ध्यान से बिड प्राइस या कट ऑफ प्राइस एंड नंबर ऑफ लॉट्स को भर दे। फॉर्म भरने के बाद एक बार सारी डिटेल्स क्रॉस चेक जरूर करें। फॉर्म जमा करने के बाद आप बैंक या ब्रोकर से एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूर कलेक्ट करें। अब IPO में अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाते हैं और आपको DP से ईमेल या फिर SMS के जरिए जानकारी मिल जाती है। कंपनी की तरफ से कंफर्मेटरी अलॉटमेंट नोट यानी CAN भी भेजा जाता है। आखिर में कुछ आसान टिप्स जो IPO में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकता है। आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अप्लाई करिए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन पर टिक करना होता है। सेबी के नियमों के तहत IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ शेयर्स रिजर्व होते हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, आप एक प्राइस पर बिड करने के बजाय कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन लें। ये दिखाता है कि आप कंपनी के द्वारा फिक्स किए गए किसी भी प्राइस पर शेयर्स खरीदने को तैयार हैं, सिर्फ एक प्राइस पर नहीं।
आपको अपने फैमिली मेंबर्स के DPID के जरिए भी एप्लीकेशन भरनी चाहिए। रिमेंबर कि एक पैन कार्ड से सिर्फ एक एप्लीकेशन भरी जा सकती है। उसमें लॉस आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं, अप टू 2 लाख रुपीस, क्योंकि दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। उससे ज्यादा के एप्लीकेशंस पर आपको HNI कंसिडर किया जाता है। I hope this video would make your IPO investment journey as smooth as skating in a rink. इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। See you in the next video. Bye bye.